Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हेलो मैं डीके सिंह हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा। आप जानते होंगे कितनी अहम जिम्मेवारी है इन पे, सारे मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा जिम्मेवारी अब कह सकता है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या 1 साल इनका भी होने जा रहा है यहाँ पे, अब क्या सब इन्होंने किया है जेएनके में और इनका क्या रीडिंग है, बिकॉज पूरी कंट्री देख रही है इनको कश्मीर में क्या हो रहा है। आइए इनसे पूछते हैं क्या हो रहा है कश्मीर में अब। सर पहले मैं इसके कुछ बोलूं, उसके पहले करूं, कल मैं जैसे एक टैक्सी से आ रहा था, मैं ड्राइवर से पूछ रहा था यहाँ पे, तो जनरल गुस्सा जो था कि हिंदुस्तान की सरकार ये नहीं कर रही है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। फिर मैंने कहा आपको एलजी क्या कर रहे हैं, तो नहीं वो ऐसे शरीफ आदमी है। ये थोड़ा अजीब टाइप का ये क्या है कि शरीफ आदमी है सरकार का, मतलब आज सरकार ये नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि इस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। अगर लोगों के मन में कोई बात बैठी है, मुझे लगता है कि उसके पीछे जरूर ये कारण होगा कि पिछले 11-12 महीनों में कोशिश हमने की है ईमानदारी से कि यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझा जाए और उस अनुरूप कार्यक्रम बनाए जाए। केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आधार पर काम न हो, जनता की आवश्यकताओं, आवाम की आवश्यकता के अनुरूप काम हो, इसका प्रयास किया है। मुझे लगता है कि उसी के कारण एक सद्भावना आम आदमी के बीच में बनी है। पीएम जब मोदी जब बात करते हैं दिलों की दूरी मिटाने की बात, तो उसमें अब जैसे आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप बहुत ट्रैवल करते हैं, रोड से आप ट्रैवल करना शुरू किए, गांव-गांव में जा रहे हैं, एलजी से मुलाकात आपने शुरू की है। ये जो डायरेक्ट आउटरीच है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो बचे नहीं, तो आप जो डायरेक्ट आउटरीच करें उसके बारे में बताएं, किस तरह से सरकार को आप ऑलमोस्ट बैक टू विलेज के प्रोग्राम को फिर से आपने शुरू किया है, सरकार लोगों तक कैसे पहुंच रही है? मैं आपको थोड़ा समय लूंगा इस। एक तो मैं ये जो काम कर रहा हूं उसमें प्रधानमंत्री जी की बड़ी महती भूमिका है। जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी और मैं उनसे मिलने गया था, तो ये बात बहुत उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे कही थी कि लोगों से जितना संवाद आप करोगे उतनी समझ बढ़ेगी और फिर अच्छा काम करने की स्थिति बनेगी। तो ये संवाद का जो कार्यक्रम है, लोगों से ज्यादा मिलने का, लोगों तक जाने का, और भी चाहे वो एलजी मुलाकात हो या ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जेके ग्राम एक सिस्टम बनाया है, या ब्लॉक दिवस का आयोजन हो, या हमारे सारे जो अफसरान हैं, डीसी, एसपी, आईजी, डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी, ये भी कोविड के दौरान ये प्रत्यक्ष मिलने का कार्यक्रम बंद है, फोन पर ऑनलाइन मुलाकात होती है। लेकिन इनके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है कि रोज 1 घंटे जनता से मिलेंगे। बुधवार को ब्लॉक दिवस पर सामान्य आदमी आएगा, उसकी समस्या, सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसका ये सुखद परिणाम है। अब मोटे तौर पर 54-55 करीब भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं। जब मैं आया था तो बड़ी खराब स्थिति थी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 100% सैचुरेशन हो गया है। किसी की डोमिसाइल की दिक्कत किसी को नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, स्कॉलरशिप, ये जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, इनसे लोगों को मुक्ति मिल गई। और मुझे लगता है कि किसी भी शासन का, अच्छे शासन का ये पैमाना है कि सीधे वो जनता के संपर्क में रहे, और उस काम को कोशिश हमने किया है उसको आगे बढ़ाने की। दूसरी बात कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, इसमें थोड़ा मैं संशोधन करता हूँ। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, हमने अमेंडमेंट किया और 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था यहाँ कायम कर दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीडीसी के चुनाव ऐसे 4-5 महीने पहले हुए थे, तो शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर ने एक ऐसा चुनाव देखा जो निष्पक्ष था, फ्री एंड फेयर था और हिंसा मुक्त था। एक बूंद भी रक्त जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं बहा, और ये लंबे समय बाद लोगों ने देखा है। तो पंचायती राज संस्थाएं मजबूत हुई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट है वो पिछले साल की तुलना में इस बार दुगने से ज्यादा हो गया है। 5136 करोड़ का बजट हमारा पिछले साल का था, इस बार 12,600 करोड़ का बजट हमने पारित किया है। तो जिन जिलों को 200 करोड़ रुपया मिलता था उनको 500 करोड़ रुपया मिला है। और पूरा डिस्ट्रिक्ट प्लान चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया, शायद देश के किसी और हिस्से में ऐसा न होता होगा।
पंचायत स्तर पर बैठकें हुई हैं, ब्लॉक स्तर पर हुई हैं, जो डीडीसी के चुने हुए सदस्य हैं, डीडीसी के चेयरमैन और हमारे अफसरान मिल करके ये बजट बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अच्छी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और उन्हें और अच्छे से काम करने का अवसर मिले, इसकी एक व्यवस्था बनाई है कि देश के दूसरे राज्यों में जहां ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पुराना है, वहां इनको जाना, देख करके आए कि कैसा काम होता है, यहाँ उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था कराना, ये काम भी हम कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जनता से हम सबका सीधा संवाद है और मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य आदमी, आवाम से आप पूछिए तो आवाम यही कहेगी कि नहीं, ये शासन अच्छा शासन है। कुछ लोगों की बात मैं नहीं करता, लेकिन सामान्य रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों की तकलीफों को सुना जाता है, संवेदनशील ढंग से सुना जाता है। एलजी मुलाकात का जहां तक प्रश्न है, वो प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने इस प्रकार का सिस्टम शुरू किया था और मुझे भी उन्होंने कहा था कि इससे बहुत फायदा होता है। तो जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें डिपार्टमेंट, जिलों में ग्रीवांस जो जाती हैं जनता की, उसकी सुनवाई होती है, उसका रिड्रेसल होता है। लेकिन महीने में एक दिन मैं भी पूरी तरह से उस पर समय देता हूं। तो एक तो रिव्यू करता हूं कि किस डिपार्टमेंट का कितना रिड्रेसल हुआ, किस जिले में कितना रिड्रेसल हुआ, और दूसरा रैंडमली हम 20 लोगों को, हर जिले से एक आदमी को लेते हैं, उससे पूछते हैं उसकी समस्या क्या है और एट स्पॉट समाधान करते हैं। इससे एक नए प्रकार का विश्वास पैदा होता है। मैं गवर्नेंस के बाद में फिर से आऊँगा, स्पेशली वैक्सीनेशन के बारे में। मेरी कलीग है अनन्या भारद्वाज, जो कैमरा के पीछे हैं, वो कई सप्ताह से यहाँ घूम घूम के देख रही है क्या हो रहा है। वैक्सीनेशन पे आएंगे, कैसे जेएनके में इतना बढ़िया काम हुआ है। उसके पहले मैं पूछना चाहूँगा, 2 साल होने वाले हैं अब आर्टिकल 370 को, ये जो चेंजेज हुए थे, स्पेशल स्टेटस गया, हम लोग जब आए थे ठीक उसके बाद, उस समय कश्मीर में तो काफी गुस्सा रोड पे दिख रहा था हमको। अभी वो उतना नहीं दिख रहा है, हालांकि फारूक अब्दुल्ला से हम लोग मिले थे कल, तो वो कह रहे थे गुस्सा है, आपको नहीं बता रहे हैं। आपकी क्या रीडिंग है कि पिछले 2 साल में कश्मीर में कितने चेंजेज आए हैं, और क्या वो नॉर्मलसी जो हमेशा बात होती रहती थी वो अब रिटर्न कर रही है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि 2 साल में जो बदलाव आए हैं, मैं उसे कह सकता हूं कि सार्थक बदलाव हुए। कुछ लोगों को बदलाव नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव इसलिए नहीं हुआ था कि उन लोगों को सूट करे, ये बदलाव इसलिए हुआ था कि आवाम को सूट करे। और मुझे लगता है कि आपने खुद अनुभव किया है, और अभी आप कह भी रहे थे कि जब 2 साल पहले आए थे तो गुस्सा था लोगों में, और आज कुछ लोगों में है, आवाम में नहीं है। इस परिवर्तन को आप महसूस कर रहे होंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि नए प्रकार का जम्मू कश्मीर है। अब वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, इस दिशा में हमने सार्थक कार्रवाई की है। अब वो जमाना लद गया कि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना ही टेंडरिंग के काम हो जाए। अब ये कोई भी काम सैंक्शन होगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा, फाइनेंशियल अप्रूवल होगा, उसकी टेंडरिंग होगी, जियो टैगिंग होगी और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तभी ट्रेजरी बिल लेगा। ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। तो बड़े सारे रिफॉर्म इस सेक्टर में भी हमने किए हैं। और ये वो जम्मू कश्मीर है जहां 2 एम्स देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री के कारण बन रहे हैं। जम्मू का एडवांस स्टेज में है, पहला बैच ऋषिकेश में पढ़ता था, दूसरा बैच अब जम्मू पढ़ेगा। यहीं अवंतीपुरा में कश्मीर डिवीजन का एम्स जी, वो बनना शुरू हो गया है। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज यहाँ बने हैं, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ बन रहे हैं, साथ साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ बोन एंड कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, यहाँ आईआईटी और आईआईएम बने, यहाँ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। तो मैं समझता हूँ कि अभी काजी कुंड की टनल मुझे लगता है कि कई हजार करोड़ की लागत से बन करके पूरा हो गई है। यहीं आप देखेंगे तो गांदरबल में जेडमोर टनल पूरी हो गई है। कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पर बनने वाला लगभग पूरा हो गया है। तो 1 वर्ष बाद यहाँ के लोग सीधे कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकेंगे। तो ये बदलता हुआ कश्मीर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो हाईवेज हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिस फील्ड में आप देखेंगे अभूतपूर्व काम हुआ है।
और कोविड की दो वेव के बावजूद हुआ है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा अवसर अक्सर मिलता है कि क्या साहब ये परियोजना पूरी हुई, कब शुरू हुई थी? 20 साल पहले, 15 साल पहले एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट की योजना ही हमने शुरू की, एक नया मॉडल बनाया और उसमें ढेर सारी ऐसी परियोजनाओं को हमने पूरा किया। उसका आंकड़ा भी हम आपको दे सकते हैं कि 20 साल पुरानी कितनी थी, 15 साल पुरानी कितनी थी, 10 साल पुरानी कितनी थी, ये हम आपको संख्या भी बता सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ की रही है। सेंट्रल लॉज अब सब लागू हो गए हैं और लैंड लॉज जो कि किसानों के हित में नहीं थे उनको हमने बदल दिया है। आर्चर्ड लगाने के लिए भी यहाँ रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन लगती थी और आर्चर्ड काटने के लिए भी उसको बदल दिया, लगाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। 4 कैनाल से नीचे जिसकी जमीन है वो आर्चर्ड नहीं लगा सकता है, उसको भी बदल दिया कि कोई लगा सकता है। तो इस तरह के कानून थे जो जनता के पक्ष में नहीं थे। यहाँ अनुसूचित वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं था, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को आरक्षण नहीं था, लंबे समय तक लोग यहाँ रहे 50 साल, वो स्वीपर का काम करते थे, नोट दे सकते थे, न स्वीपर के अलावा कोई नौकरी पा सकते थे। अभी हमने भर्तियां की हैं सरकारी नौकरी में। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई नहीं कह सकता कि किसी की सिफारिश या किसी अन्य आधार पर नियुक्ति है। जिसमें प्रतिभा है उसको नौकरी मिलेगी। 8,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुके, 20,000 का एडवर्टीजमेंट, 12,800 का और एडवर्टीजमेंट थे। आगे जितनी रिक्तियां इनको हम भरते जा रहे हैं और शुद्ध रूप से नौजवान आगे बढ़े इसके लिए और भी उपाय कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी पे जब भी आप बाहर लोगों से बात कर रहे हो, बेरोजगारी एक मेजर एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है लोगों से। ये सच है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और जब मैं आया था तो जो एक मैं कहूं कि इंडिपेंडेंट संस्था है जो आंकड़ा इसका जारी करती है, उस समय 20% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और मुझे याद है मार्च में 9.3 हो गया और देश के कई राज्यों से हम बेहतर स्थिति में हैं। सीएमआई का डेटा या सीएमआई, हाँ। और अभी जो जून महीने का वो 10.3 है। तो उसके पीछे मैं बताना चाहता हूँ कि बैक टू विलेज का जो कार्यक्रम हमने किया था उसमें एक बात हमने कही थी कि हर पंचायत से 2 यूथ हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराएंगे। उस समय जब काम शुरू किया था तो मुझे लगा था शायद 10,000 नौजवानों को हम दे पाएंगे, लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि 19,800 नौजवानों को हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराया। उसमें 4500 महिलाएं हैं और उसके कारण कई लोग अपना काम खड़ा किए हैं। हर क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं। अभी हौसला करके विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हमने स्कीम चलाई है। तेजस्विनी करके 18 साल से 35 साल की महिलाओं के लिए स्कीम चलाई है। आपने कल देखा होगा 250 कॉमर्शियल वाहन यहाँ के मुमकिन के अंतर्गत नौजवानों को दिए हैं। हर पंचायत में यूथ क्लब हम बना रहे हैं। 1800 यूथ क्लब हमारा 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। हर पंचायत में हमारा यूथ क्लब होगा। और मैं कहना चाहता हूँ पिछले साल तो 20,000 नौजवानों को दिया था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 50,000 का लक्ष्य हमने रखा है। अगर 1 लाख नौजवान भी चाहेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसे हम पैसा उपलब्ध कराएंगे ताकि वो काम कर सके। कितना तक पैसा देने को तैयार है हर एक नौजवान को जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए? मोटे तौर पर एक हमने ये बनाया कि 10 लाख रुपए तक उसको आर्थिक सहायता दिया ताकि वो खुद का अपना काम खड़ा कर सके। और अगर कोई अच्छी प्रोजेक्ट है डीपीआर बना तो ज्यादा भी ले सकता है। सर, जो नौजवानों की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी आया था, अभी भी कुछ कुछ चल ही रहा है कि ये है कि 370 के इनवैलिडेशन के बाद गुस्सा इतना है कि कश्मीरी यूथ जो है सो ये अब बॉर्डर क्रॉस करने लगे, मिलिटेंसी में घुसने लगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपका असेसमेंट ठीक नहीं है। मिलिटेंसी को अगर आपको समझना है तो मैं समझता हूँ कंपैरेटिव ढंग से आप समझ सकते हैं। वो दौर आपने देखा होगा कि हर फ्राइडे को केवल पत्थरबाजी दिखाई देते थे। अब वो इतिहास की बात हो गई। अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं उसमें भी कमी आई है। लोगों के मन में जो भय था वो भय खत्म हुआ है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे सकता हूं कि टूरिस्ट देश के विभिन्न हिस्सों से जो पिछले इस कोविड वेव के पहले आया था वो 3 गुना से ज्यादा आया था। आप होटल में जगह मांगिए, मिलेगा नहीं 2 महीने किसी स्थान पर। कोई एक स्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर में ही आ रहा है, जम्मू में ही आ रहा है। तो ये एक निशानी है कि यहाँ की सिचुएशन ठीक है। हमारे फोर्सेस का पूरी तरह से अपर हैंड है। और पिछले 15 दिन में आप देखें तो आप अखबार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि
आतंकवाद के समूल नाश के लिए हमारी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। आपने 1 साल यहाँ गुजारा है ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में, काफी कुछ लिखा जा चुका है इस इशू पे, बोला जा चुका है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मिलिटेंसी के एक ओरिजिन की बात अगर करें, और जो कंटिन्यू जो कर रहा है ये केवल पाकिस्तान के कारण हो रहा है या फिर कुछ फैक्टर्स यहाँ हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके कंटिन्यूएशन के लिए? पड़ोसी का तो प्रभाव और प्रयास रहा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी उसमें खाद पानी देने का काम कई लोगों ने किया है, और ऐसे लोग सरकारी तंत्र में भी हैं, और सरकारी तंत्र को प्रभावित करने वाले लोग भी इसको बढ़ावा देने में मदद करते थे, और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ भी अभियान शुरू हुआ है और सिस्टम की सफाई पूरी तरह कर दी जाएगी। इसमें शायद आप उस कमेटी की बात करें, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी भी इस पे हो रही है बाहर की, आपने कमेटी सेटअप कर दी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप बिना उनका सुने हुए निकाल रहे हैं कि उनका कोई कनेक्शन था मिलिटेंसी से या कुछ उन्होंने गलत किया था, उसके बारे में बताएंगे? बिकॉज ये जो बात है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनको सीधे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। जैसे अभी पिछला लिस्ट आपने 11 लोगों का निकाला था, सलाउद्दीन का, उसमें उसको क्या दो बेटे थे शायद, तो क्या पॉलिसी है, आपने क्यों शुरू किया है इस तरह का, इसके बारे में सब बताएं। बात समझिए, कभी 1 सप्ताह पहले पुलिस ने एक रेड किया था, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। अब देश विरोधी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी भाग ले, टेरर फंडिंग में सरकारी कर्मचारी भाग ले, आतंकवादी की मदद करने में सरकारी कर्मचारी भाग ले, इसके लिए हमारे संविधान में प्राविधान है, और 311 2C जो प्राविधान है वो इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने बनाया था कि अगर कोई स्टेट के लिए खतरा है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, और ये संविधान द्वारा, संविधान में निहित जो शक्तियां हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, और किसी के खिलाफ किसी पूर्वाग्रह के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन आप खुद सोचिए, सिस्टम में जहां ढेर सारे लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, वहीं अगर ऐसे लोग भी काम करें तो उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? आप इस पर भी जरा विचार करिए। और मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है, और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश के किसी हिस्से में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और स्टेट के खिलाफ काम करता है तो मैं समझता हूं कि ये हमारा संविधान इसमें अधिकार देता है, और उसमें बाकायदे हम डॉजियर बनवाते हैं कि किसी के खिलाफ ऐसे कार्रवाई नहीं हो जाती है। और क्या आपके पास एविडेंस है उनका इंटरनेशनल एक्टिविटीज का? पूरी तरह से एविडेंस है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ये बात कह रहे हैं, जब यहाँ जम्मू कश्मीर का संविधान था तब भी उसमें भी ये प्राविधान था, उसके अंतर्गत भी कार्रवाई हुई है। ये कोई नया काम यहाँ नहीं हो रहा है। तो पिछले महीने जो प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद जनरल चर्चा चली कि अब शायद नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज कश्मीर में शुरू हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद हमने कुछ सुना नहीं है। एक रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर? मुझे लगता है कि यहाँ तो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, और उन जगहों पर जहां पोलिंग 5% 7% होती थी वहां 53% पोलिंग हुई। 105 साल की महिला वोट देने आई, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग भारी संख्या में मतदान में हिस्सा लिए। तो पॉलिटिकल सिस्टम तो यही होता है। मेरा मतलब मेन वही पॉलिटिकल सिस्टम है। आप चुनाव लड़ेंगे तो ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं माना जाएगा। मेन पार्टी की बात कर रहा हूँ, जैसे पीडीपी हो, एनसी हो, ये ग्राउंड पे अब इनकी एक्टिविटी जब तक शुरू नहीं हुई, इनके लीडर्स पहले बंद थे, उनके भी चेयरमैन हैं डीडीसी के, तो एनसी के हैं, पीडीपी के हैं, तो इन लोगों ने राजनीतिक गतिविधियां चलाई हैं, तभी तो उनके लोग चुनाव जीते हैं। उन्होंने सभा की है, मीटिंग की है, और कैसी पॉलिटिकल एक्टिविटी आप चाहते हैं? इलेक्शन कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करें? मुझे लगता है कि ये प्रश्न चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। हमारे संविधान में कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनके बारे में वही बोलती हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप समझें तो पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, और ये लोकतंत्र में उनका जो विश्वास है उसी का हिस्सा था कि यहाँ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम प्रारंभ किया गया, और डिलिमिटेशन कमीशन अभी आया था, यहाँ 4 दिन रहा है।
उस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। मुझे लगता है भारत का चुनाव आयोग, इसकी एक अपनी निष्पक्षता, स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा देश में नहीं पूरी दुनिया में है। तो चुनाव आयोग तिथि निर्धारित करेगा। पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के गृह मंत्री जी ने भरोसा दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो आप तो लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर करते रहे, पार्लियामेंट में कही हुई बात का कितना महत्व होता है आप खुद समझ सकते हैं। तो यह अनावश्यक रूप से कुछ लोग इसमें भी कुछ निहितार्थ निकालते हैं, मुझे लगता है उसमें कोई सच्चाई नहीं। और यहाँ की पार्टीज का डिमांड है कि पहले स्टेटहुड दिया जाए, उसके बाद चुनाव हो। कि कई पार्टियां हैं यहाँ और स्टेटहुड दिया जाए, ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री जी ने कही है। उस बैठक में भी ये बात कही गई, अप्रोप्रिएट टाइम पर दे दी जाएगी। तो लेट अस वेट देम फॉर अप्रोप्रिएट टाइम। अप्रोप्रिएट टाइम मतलब एक कॉन्सेप्ट की बात है कि पहले चुनाव या पहले स्टेटहुड। ये कोई क्रोनोलॉजी में नहीं बता सकता हूं कि चुनाव पहले कि स्टेट पहले, क्योंकि चुनाव आयोग को कराना है, स्टेटहुड का दर्जा पार्लियामेंट को देना है। तो ये इस पर मैं राय दूं जो काम देश की संसद के जिम्मे है, मैं समझता हूं कि ये कहीं से समीचीन नहीं और गैर संवैधानिक कहा जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था, मैं कलीग अपनी अनन्या भारद्वाज यहाँ पे एक वैक्सीनेशन में इन्होंने काफी काम किया है और ग्राउंड पे एक्चुअली ये जो इन्होंने जो लिखा है कि कई किलोमीटर से लोग जा रहे थे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए एकदम रिमोट गांव में। और वैक्सीनेशन का आपका यहाँ का टारगेट भी क्या काफी अच्छा है यहाँ पे रहा है, मैं एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। अबव 45 लगभग हमने, थोड़ा श्रीनगर में लोग बचे हैं, थोड़ा कुपवाड़ा में। तो मुझे लगता है कि 99% के आसपास हो गया है। कुछ लोग बचे वो भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ 18 to 44 एज ग्रुप में भी जो नेशनल एवरेज है, हम करीब 30% पहुंच गए। तो वैक्सीनेशन को मैं मानता हूं कि ये एक पब्लिक डिलीवरी है और उसको उसी भाव से करना चाहिए। यहाँ की टोपोग्राफी को आप देखिए, अगर हम वेट करते कि साहब लोग आएंगे श्रीनगर में और वैक्सीन लगवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आएंगे, मुझे लगता है कठिनाई होगी। मैं आभारी हूँ अपने हेल्थ वर्कर्स का, अपने डॉक्टर्स का, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का। हमने एक स्ट्रेटजी 10 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई थी कि वैक्सीनेशन कैसे हम करेंगे। और मैंने उस समय उस बैठक में मैंने कहा था कि जिस तरह से चुनाव में हम मैनेजमेंट करते हैं बूथ वाइज, उस तरह मैनेजमेंट हमको इसमें भी करना है। और गुरेज जैसे इलाके में बर्फ दोनों तरफ थी, बीच से हमारे साथी चलते हुए गए हैं, लोगों को वैक्सीनेट किए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि वैक्सीनेशन में काफ़ी अच्छा काम हमारे साथियों ने किया है। और केवल वैक्सीनेशन में नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कोविड मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतर ढंग से हमने किया। ऑक्सीजन और का सुना काफ़ी अपने बाहर से इम्पोर्ट। जब मैं आया था तो मोटे तौर पर यहाँ की ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी 14,000 LPM थी। आज हमारी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी करीब 60,000 LPM है और जुलाई एंड तक और भी बढ़ जाएगी। कुछ आपने टैंकर्स भी इंपोर्ट करवाया उसी समय उसके बीच में? नहीं, टैंकर्स हमने नहीं इंपोर्ट कराए थे। हमने 29 सितंबर को ही हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2000 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाए, इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, उसकी ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता हम बढ़ा दें, हमने सैंक्शन कर दिया था। और मार्च एंड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लग जाएंगे। तो अप्रैल तक काफ़ी हमारे लग गए थे, अभी भी कुछ लग ही रहे हैं। तो पूरे पैंडेमिक के दौरान जब पीक पर पॉजिटिविटी रेट था, तब भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी को हम ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड रिफ्यूज किया। और उतना ही नहीं, 4290 पंचायतों में हर पंचायत में हमने कोविड केयर सेंटर इस्टेब्लिश किया है और उसमें एक बेड 5 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जुड़ा हुआ है। तो इस दिशा में हम लोगों ने, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और उसमें सबसे जो अहम बात है कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा सहयोग था, देश के गृह मंत्री का बड़ा सहयोग था, जिसके कारण न कभी दवा की दिक्कत हुई, न ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। एक समय था मुझे अर्जेंसी थी, प्रधानमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, एयरफोर्स का जहाज दिया उन्होंने और जर्मनी से हमने अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगवाए और तुरंत लगवा लिया। एक कई जगह देखा है कि वैक्सीनेशन हेजिटेंसी थी लोगों में, वो अब आप आगे आ नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में इतना अलग क्यों है कि यहाँ भी हेजिटेंसी थी? केवल देश में नहीं, दुनिया में हेजिटेंसी थी और भारत में तो खास तौर से बहुत ज्यादा हेजिटेंसी थी। और बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ ज्यादा हेजिटेंसी थी, क्योंकि हेजिटेंसी क्रिएट की गई। पॉलिटिकल लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आपके साथी लोग
तमाम लोगों ने जो वैक्सीन आई तो लगातार जो मीडिया में बोला उसके कारण कई लोगों में भय पैदा हुआ था। उसकी एक अलग हमने स्टडी बनाई। हमने अपने ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को, खुद हम लोग आकर के पहले वैक्सीन लिए। रिलीजियस लीडर्स को हमने कहा कि भाई ये इस काम में जुटिए, अगर कोविड से बचना है तो सबसे अच्छा रास्ता है कि अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर और दूसरा वैक्सीनेशन। रिलीजियस लीडर्स को किस तरह से अपने कौन लोग थे, कैसे उनको? चाहे वो हिंदू धर्म के हों, सिख धर्म के हों, इस्लाम के लोग हों, कई लोगों से व्यक्तिगत मैंने बात की। प्रशासन के हमारे सभी अफसरानों ने उनसे सीधे संपर्क किया, उनको ये बात बताई गई, डॉक्टरों से उनकी चर्चा कराई गई और फिर एक जन आंदोलन की तरह इसको हमने खड़ा किया। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने सुना काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आपसे बात कर रहे हैं, एमओयू साइन करने की बात हो रही है। 20,000 करोड़ से कुछ इस तरह का ऑलरेडी कुछ हो चुका है एग्रीमेंट टाइप से? मैं आपको बताता हूँ, जब न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने स्वीकृत की तो अगर उसको आप देखेंगे, मैं आपको देता हूँ, जरा उसको एक बार देखिए। मुझे आपके एक अधिकारी कह रहे थे कि इससे ज्यादा लिबरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कंट्री में कहीं नहीं है। सही कह रहे थे, बहुत सोच समझ के बनाया और देश के गृह मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इसमें बड़ी रुचि ली है। सामान्य रूप से आप देखेंगे जहां इंसेंटिव दिए गए वहां इंडस्ट्री ज्यादा नहीं आई। उसके पीछे कारण ये था कि लोग इंडस्ट्री लगाने में कम रुचि रखते थे, इंसेंटिव में ज्यादा रुचि रखते थे। तो हमने पहले ही उसकी चिंता की है कि जब प्रोडक्शन आपका शुरू, 300% सब्सिडी हम जीएसटी में दे रहे हैं, तो जीएसटी तभी लगेगी जब प्रोडक्शन शुरू होगा। तो उस खतरे को हमने पहले ही महसूस कर लिया था। दूसरा, अगर आप देखें कई स्थानों पर, आप दिल्ली में रहते हैं तो यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ हुई? जो दिल्ली के पास का इलाका है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रिमोट एरिया में नहीं रखा। हमने इसका ध्यान रखा है कि सब्सिडी अगर श्रीनगर और जम्मू में लगाएंगे तो कम मिलेगी, बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो वहां ज्यादा मिलेगी। और इस पॉलिसी के कारण देश भर से जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, खासतौर से इंडस्ट्री का, वो बहुत उत्साहजनक है। और पहले हमने अनुमान किया था कि एक 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये 50,000 करोड़ तक जा सकता है। और लैंड बैंक हमारे पास है, और भी लैंड बैंक बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी एक मीटिंग हुई है जिसमें कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उनको लैंड अलॉटमेंट किया गया है। 20,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं, धीरे धीरे उन्हें एक एक करके स्वीकृत किया जा रहा है। और पूरे ट्रांसपेरेंट है। बड़े बड़े ग्रुप्स कौन आ रहे हैं? ऐसा कि मैं किसी ग्रुप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस डीपीआर में मेरिट होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा, जिससे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ की जरूरतें पूरा होंगी, मुझे लगता है कि उस पर प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर सभी ग्रुप यहाँ आने में इंटरेस्टेड है। ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे उनके यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए, कश्मीर में, जम्मू में तो फिर भी शायद ठीक हो, यहाँ से ज्यादा कंसर्न्स होंगे, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? मुझे लगता है कि उनको भरोसा है तभी वो यहाँ आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि आप देखिए, आप जय दिन से आए, देखिए कहीं आपको होटल में जगह मिल रही, तो देश भर के लोग आ रहे हैं। लोग जानते हैं कि स्थिति बदल गई है। सर, लास्ट क्वेश्चन, अभी जो आपने रिसेंट डिसीजन लिया दरबार मूव खत्म करने का, आपने कहा 200 करोड़ कुछ बच गए इनके लिए, इस एक्सरसाइज में क्या पर्पस क्या था इसका? समझिए कि दरबार मूव खत्म हुआ, इसको इस तरह से न कहा जाए, उसको दूसरे तरह से आप देखिए। पिछली बार जब मैं आया था अगस्त महीने में, 8 अगस्त को मैं यहाँ आया था, अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को यहाँ काम बंद हो जाता है और फिर लोग जम्मू चले जाते हैं। तो 1 महीना मोटे तौर पर कोई काम नहीं होता है। 200 ट्रकों में फाइल भर के यहाँ से गई थी। उस दिन मैंने कहा था कि अब अगली बार जब मैं जम्मू से श्रीनगर आऊंगा तो अब ट्रक पर फाइल नहीं आएगी। हमने ई ऑफिस बनाने का फैसला किया और सेक्रेटेरिएट पूरी तरह से ई ऑफिस में तब्दील हो गया। कुछ डायरेक्टरेट बचे हैं जिनका काम चल रहा है, वो भी हो जाएंगे। तो आज के युग में ट्रक पर फाइल जाए, श्रीनगर में और जम्मू में होटल में कमरे लिए जाएं, मैं समझता हूँ ये कहीं से मुनासिब नहीं है। और ये फैसला हमने किया। वहां भी हमारा दफ्तर काम कर रहा है, यहाँ भी सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है। अब तो मिनट भी नहीं लगता है, फाइल वहां से यहाँ जाती है, यहाँ से वहां चली जाती है। तो इससे एक तो त्वरित गति से काम हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली काम हो रहे हैं, कौन काम कर रहा है ये भी दिखता है, और किसके यहाँ फाइल ज्यादा समय तक रुकी है ये भी दिखता है।
तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। कोई सोचा समझा दरबार मूव खत्म करना या किसी को प्रताड़ित करना, इसके पीछे ये भावना नहीं रही। अच्छा, एक कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन की बात काफी दिनों से चल ही आ रही है, उस पर अभी क्या हो रहा है? संयोग से अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने रिव्यू किया था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा डिपार्टमेंट है। अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले भारत सरकार ने एक पैकेज 6000 नौकरी, 6000 घर का यहाँ दिया था कश्मीरी पंडितों के लिए। मैं जब आया रिव्यू कर रहा था तो मुझे लगा कोई न कोई बहाना बना करके उनको नौकरी न मिले, कभी क्वालिफिकेशन के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। इस तरह की दिक्कतें मैंने देखी थी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर 164 संख्या मुझे याद नहीं है थे, जिसमें से 80 क्लियर हो गए, बाकी सारे पद विज्ञापित कर दिए गए। करीब मोटे तौर पर 4000 लोगों को नौकरी मिल गई है और ये 80-84 छोड़ करके बाकी को 3-4 महीने में मिल जाएगी। घरों का जहां तक सवाल है, 6000 घर बनाने का फैसला हुआ था, 500-600 घर बने थे। अब भारत सरकार ने कहा कि साहब एक 1 रूम सेट बनाना है। यहाँ लोग उस समय लोगों ने फैसला किया 2 रूम सेट बनाएंगे, और बेचारे जो बनाए वो अपने भुगतान के लिए दौड़ रहे हैं, उसका रास्ता हम बना रहे हैं। तो 1800 घर हमारे बन रहे हैं, जो कि 6-8 महीने में पूरे हो जाएंगे। बाकी के लिए लैंड आइडेंटिफाई कर ली है और कहीं टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, तो कहीं डीपीआर की प्रक्रिया चल रही है। 2 साल में सारे घर बना दिए जाएंगे। इसके अलावा भी एक योजना हमने बनाई है कि कैसे उनका पुनर्स्थापन हो सकता है, और एक बार वो जमीन पर उतरने लगे तो उस पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। ये डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में काफी एप्रीहेंशंस हैं कश्मीर के लोगों में, शायद बाहर से लोग आकर उनको जमीन ये कर लेंगे, और लोगों से बात कर रहे हैं, काफी मतलब चिंताएं हैं उसके बारे में। मुझे लगता है कि किसी सामान्य आदमी को चिंता नहीं है, कुछ खास लोगों को इसकी चिंता है। और मैं जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग लोगों की भावनाओं को भड़का करके स्थिति को खराब करना चाहते हैं, मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि कोई एक नाम बता दे कि देश के दूसरे हिस्से का कोई आदमी यहाँ 1 इंच जमीन ले सका है क्या? एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा। तो ये निराधार बातें कह करके मुझे लगता है कि कुछ लोग जिंदा रहे और वही माहौल फिर बना के रखना चाहते हैं। बीच में मैं दिल्ली गया हुआ था, उस समय एक बैठक थी गृह मंत्रालय में, और जब बंगाल और बाकी राज्यों का चुनाव था तो यहाँ से काफी फोर्सेस गई थी चुनाव के लिए। चुनाव के बाद क्वारंटाइन रही, वापस आने लगी तो यहाँ शुरू हो गया कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, एलजी दिल्ली गए हैं। फिर मुझे एक दिन कहना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जिनको विकास में दिक्कत है, आवाम मजबूत हो रही है, उसके कारण दिक्कत पैदा हो रही है, उनके पास अफवाह और भावना भड़काने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसको मैं इसी तरह देखता हूँ। लेकिन ये भी है, उनको अभी भी याद आता है, वो याद करते हैं कि सेंट्रल लीडर्स कई वहां पे कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब आप जाके कश्मीर में जो चाहे जमीन खरीद लो, और इससे यहाँ एप्रीहेंशन बढ़ता है कि क्या एक्चुअली इंटेंशन क्या है। मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री किसी को लगानी है जमीन देंगे, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है जमीन देंगे, कोई अच्छा अस्पताल बनना चाहता है निश्चित रूप से जमीन मिलेगी उसको। इसकी व्यवस्था हमने की है, जो कि यहाँ के डेवलपमेंट में बेसिकली काम आएगा। हाँ, कुछ लोगों को हक नहीं कि उनके बच्चे ही विदेश में पढ़े, कुछ लोगों को ये हक नहीं दिया जा सकता है कि उनका और उनके परिवार का इलाज विदेश में हो। यहाँ भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 सेंटर हमने बनाए हैं, एक बारामूला में, एक जम्मू में। आप जा करके देखिए, मुझे लगता है कम IITs के पास उस तरह के इक्विपमेंट होंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट, चाहे वो मैंने 3D प्रिंटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाला का हो, रोबोटिक्स हो, इन सब चीज़ों पर हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। 2 IT टावर हम बना रहे हैं, वो पूरे हो जाएंगे, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में, ताकि हमारे नौजवान उससे लाभान्वित हो सके। ये हॉस्पिटल की बात से याद है, हमने कोई सुना कि अपोलो यहाँ पे कोई सेटअप करने जा रहे हैं जम्मू में। प्रस्ताव है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस पर विचार कर रहा है। हमारे दिमाग में कल्पना है कि श्रीनगर और जम्मू में मेडिसिटी बनाएंगे, एक ही जगह 4-5 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर्स, वहीं रेडियोलॉजी के सेंटर, वहीं मेडिसिन शॉप, ताकि आदमी जाए तो सारी सुविधा उसको वहीं मिल जाए। All right, so thank you so much for detailed interview. Thank you.